उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विमान हादसे में शहीद हुए जाबाजों को दी अंतिम विदाई। सीएम धामी समेत बीजेपी नेताओं ने सीडीए जनरल सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि। सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी के मसले पर सदन में हुआ हंगामा। रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच हुई तीखी झड़प। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के चुनावी दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पदाधिकारियों के कांधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी अग्नि परीक्षा। और सादगी के साथ 11 दिसंबर को आईएमए में होगी पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पीओपी में करेंगे शिरकत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जाबाजों को अंतिम विदाई दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनरल विपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।
सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जनरल रावत और अन्य जाबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कोरदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सांसद प्रदीप टमटा भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने जाबाज जनरल को सलाम किया और अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस ने जनरल बिपिन सिंह रावत के लिए भारत रत्न देने की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा का आज सत्र का दूसरा दिन है और ये सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा है। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राज्य में इस समय बेरोजगारी दर अपने सर्वोच्च स्तर पर है, जिसके जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। वहीं सदन में रोजगार के आंकड़ों को लेकर जमकर हंगामा हुआ और सरकार अपने दिए गए आंकड़ों को ही लेकर उलझी नजर आई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले साल 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी और इस साल 7 लाख रोजगार देने का दावा किया है। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत यानी श्रम मंत्री के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी के मसले को लेकर चुनावी मुद्दा बना रहा है। वहीं बेरोजगारी के मसले को लेकर चुनावी मुद्दा कहे जाने पर हरक सिंह रावत के बयान पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा, ये मामला हमारे लिए जनता की आवाज है, चुनावी मुद्दा नहीं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इस बयान पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। वहीं 16 दिसंबर को राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में इन दिनों कांग्रेस जी जान से जुटी नजर आ रही है और कोशिश यही है कि हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ से ज्यादा जनता को जुटाया जाए। ये लक्ष्य जुटाने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे चुनावी मौसम में सियासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देहरादून में जुटी भीड़ का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही रहेगा जैसे बीजेपी की रैली में देखने को मिला। बस फर्क इतना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह उस दिन मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में उत्तराखंड के लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे। तो रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों, टिकट दावेदारों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य सौंप दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट को सभी व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो पारंपरिक वेशभूषा में ही अपनी टीम साथ लाएं। इस पर गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने अपनी सहमति जताई है। राहुल गांधी की उत्तराखंड में चुनावी रैली और जनसभा दोनों को सफल बनाने के कांग्रेस दावे तो खूब कर रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन सब के बीच खास ये भी रहने वाला है कि उत्तराखंड आ रहे राहुल गांधी प्रदेश की आवाम के लिए क्या कुछ खास अपने संबोधन में रखेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रैली की छोड़ी छाप को लोगों के जहन से हटाने में कामयाब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले आश्वासन के बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि कल रात अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी के नेतृत्व में सचिवालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संघ की सभी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने की जानकारी देने के साथ ही आश्वासन दिया है, जिसके बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल को वापस ले लिया है
और 2 दिन की हड़ताल के बाद आज नियत समय पर सभी अनुभाग खोले गए। देहरादून में 11 दिसंबर को होने वाली आईएमए पासिंग आउट परेड को शनिवार में सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा। सेना प्रमुख से दिशा निर्देश मिलने के बाद अकादमी प्रबंधन ने कल देर शाम जानकारी दी। बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर पासिंग आउट परेड के बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। हालांकि शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और इसके साथ ही लाइट और साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। बता दें आपको कि इस पीओपी में राष्ट्रपति के साथ सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को भी शामिल होना था, लेकिन तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस समेत कई अफसरों की दुखद मौत के बाद पूरे देश में शोकाकुल का माहौल है और इसी के चलते पीओपी को सादगी के साथ किया जा रहा है। 2022 की बिसात में उत्तरकाशी जिले की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीर के बाद आज 2022 की बिसात में बात करेंगे टिहरी जिले की। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहे, कौन कब जीता, कौन कब हारा और इस बार किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की घनसाली विधानसभा सीट टिहरी गढ़वाल जिले में आती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार शक्तिलाल शाह विधायक चुने गए। चलिए इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। घनसाली विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनसीपी के उम्मीदवार बलवीर सिंह नेगी विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अव्वल सिंह बिष्ट को हराया, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह नेगी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार उन्होंने कांग्रेस के अव्वल सिंह नेगी को दोबारा मात दी। वक्त आया 2012 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी के उम्मीदवार भीमलाल आर्य इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे धनीलाल शाह को हराया, जबकि तीसरे नंबर पर निर्दलीय विधायक शूरवीर लाल रहे, जबकि बसपा 2000 वोट का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर 58.65% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 25.54 और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 5.9%, जबकि बसपा का वोट शेयर 3.52% रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार शक्तिलाल शाह इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह को हराया, जबकि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 49.35%, निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह का वोट शेयर 23.33% और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 11.8% रहा। 2022 में आरक्षित घनसाली सीट से वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार धनीलाल शाह के मुकाबले कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और 2012 में इस सीट से बीजेपी विधायक रहे भीमलाल आर्य कांग्रेस में शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए इस सीट पर कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में 2022 की बिसात में उतरी आम आदमी पार्टी भी इस बार सियासी मैदान में है। जाहिर है पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें देखना होगा कि शह किसको मिलती है और मात कौन किसको देता है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। गदरपुर के प्रेस क्लब में जनरल बिपिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पत्रकारों ने जनरल बिपिन सिंह रावत समेत 12 अन्य शहीदों को नमन किया। साथ ही जनरल बिपिन सिंह रावत को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। आज गदरपुर प्रेस क्लब शोक संतप्त सभी सैन्य अधिकारियों बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता है और देश की सरकार से यह निवेदन करता है कि उनको अति विशिष्ट सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। गदरपुर में एनएचएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार को पहले ही हड़ताल के बारे में सूचना दे दी गई थी, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उनका मानदेय काट रही है। बता दें, एनएचएम के कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग के साथ ही आउटसोर्स भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे वहाँ जो उत्तराखंड में इस समय आउटसोर्स की एजेंसियों के माध्यम से
संविदा के स्थान पर अब आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को ठेका के रूप में भर्ती किया जा रहा है। हमारी एजेंसी हर साल में चेंज हो जाती है, हमारे जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उसको फिर पुनः नई एजेंसी के थ्रू नियुक्त होना पड़ता है, तो उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं होती, ऊपर से उनकी सैलरी में हमारा जीएसटी काट लिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि आप आउटसोर्स की जो प्रथा है या जो ठेका प्रथा है हमारी, इसको बंद किया जाए। गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। समाजसेवियों ने हस्ताक्षर करने के साथ ही जनता को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान का मुख्य उद्देश्य संविधान में मिले अधिकारों से जनता को रूबरू कराना है। राष्ट्रीय मानव दिवस के उपलक्ष्य पर सभी हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें कि आज जो लेडीज़ का जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए इसी प्रोग्राम को किया जाता है। संविधान में जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, और हमें हमेशा समाज में जिन लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। दिनेशपुर में किराए के कमरे में रह रहे एक व्यक्ति के घर में चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि घर पर किसी के ना होने के बाद चोरों ने मौके का फायदा उठाया और घर पर रखा सारा सामान में हाथ साफ कर दिया। तो वहीं थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि मामले पर जांच की जा रही है। जो सूचना कल रात मिली थी कि चोरी वाली सूचना जो आई थी पुलिस के पास, उस पर पुलिस टीम मौके पर गई थी। जो सामान उसने लिखवाया उसमें कुछ सामान घर पर ही मिला है। प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जा रही है, जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विमान हादसे में शहीद हुए जाबाजों को दी अंतिम विदाई। सीएम धामी समेत बीजेपी नेताओं ने सीडीएस जनरल सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि। सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी के मसले पर सदन में हुआ हंगामा। रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच हुई तीखी झड़प। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के चुनावी दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पदाधिकारियों के कांधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी अग्नि परीक्षा। और सादगी के साथ 11 दिसंबर को आईएमए में होगी पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पीओपी में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये
और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े।